आदाब, नमस्कार नाजरीन। प्रोग्राम किताब कायनात में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम दो किताबों पर गुफ्तगू करते हैं, एक हिंदी की किताब और एक उर्दू की किताब। और आज जिस उर्दू की किताब पर हम पहले हिस्से में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो किताब है मोहम्मद इसरारुल हक़ साहब की लिखी हुई माहौलियात एक तारुफ़। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये किताब माहौलियात के मुताल्लिक़ है और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर साइंटिस्ट और साबिक़ प्रो वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफ़ेसर तस्नीम फ़ातिमा साहिबा। बहुत बहुत खैर मकदम मैडम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं इस बात से कि नाज़रीन को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि माहौलियात क्या है, उस पर रोशनी डालिए। जहाँ तक माहौलियात का सवाल है, उससे दुनिया का हर इंसान, हर जानवर और हर ना जिंदा रहने वाली चीज़ जो है वो मुतासिर होती है। कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ जहाँ रहती है उसके चारों तरफ सराउंडिंग में, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अफेक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। अब इसको और एक्सपैंड किया जाए तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाते हैं, मेजर फॉर्म में जो हैं, कि क्या वो अपना खाना पका सकते हैं। अगर वो ग्रीन है, उसके अंदर क्लोरोफिल है और सनलाइट मौजूद है, तो हम उनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और वो सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जो कि और डिफरेंट फॉर्म्स में वक्त के साथ बदलता रहता है एंजाइमिक एक्टिविटीज़ से। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पौधों को या ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स। हाँ, क्योंकि किसी और ऑर्गेनिज्म में जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, उनको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। वो यानी कि डिपेंड करते हैं इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर खाने के लिए। फिर हम जानते हैं कि कोई जो है वो साग सब्जी खाता है, तो कोई गोश्त खाता है, कोई दोनों चीज़ें खाता है। उस हिसाब से इन्वायरमेंट में इन चीज़ों का डिवीज़न हो जाता है। तो एक तो प्रोड्यूसर हो गए, चाहे वो आपकी पालक हो, चाहे वो नीम का बड़ा पौधा हो, चाहे पानी में उगने वाली। बेहद बेहद सहल ज़बान में आप बता रही हैं। फिर अगर हम और आगे बढ़ें, अब उनको खाने वाले होते हैं तो उनकी कैटेगरी है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि आपके खरगोश हो सकते हैं, हाँ, गिलहरी हो सकती है, जो उन हरी चीज़ों को खा रही है। फिर उन हरी इन चीज़ों को खाने के लिए इन्वायरमेंट में दूसरे लोग मौजूद हैं, यानी कि कुत्ते बिल्ली, हाँ, उनको हम कह देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। क्योंकि ये साग सब्जी नहीं खा रहे हैं तो ये क्या हो गए, कार्निवोर्स हो गए, और पहली कैटेगरी को जो थे वो हर्बीवोर्स थे। अब इन छोटे जानवरों को खाने के लिए इन्वायरमेंट में और ऊपर की चीज़ें होती हैं, जिनको शेर कह लीजिए, चीता कह लीजिए और इस टाइप के, तो वो टॉप कार्निवोर्स कहलाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। और इन सब चीज़ों का दारोमदार डिपेंड करता है कि ओरिजिनल इकोसिस्टम में कितनी एनर्जी मौजूद है। जब अच्छा, इनको हम एक कैटेगरी और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब जो प्रोड्यूसर्स है वो एक ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो है वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स है, यानी कि फूड के लेवल्स। तो जब एक से दूसरे में जाता है तो एनर्जी का लॉस होता है, तो इसलिए आखिर तक बचते बचते एनर्जी जो है वो कम बचती है। तो जो नंबर ऑफ फूड में कैटेगरीज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 होती हैं, इससे ज़्यादा वो लेवल्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इंटाइटिस ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहलाएंगे वो, चाहे आपका पानी है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे सूरज की रोशनी है, चाहे हवा है, हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, चाहे टेम्परेचर है,
वो सब एसिडिटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसके अंदर गहराई में हम अभी नहीं जानते। बस इतना कह सकते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। माइक्रो के माने हैं कि उनकी ज़रूरत इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत बॉडी के लिए ज़्यादा होती है, जैसे कार्बन। तो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है और ये बात बड़ी अहम भी है और सारी दुनिया में इस पर ज़ोर दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कि क्या अब तक तरक्की हो पाई है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? देखिए, माहौलियात का गड़बड़ होना जो है वो नेचुरल फेनोमेना नहीं है। अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी हद के अंदर रहते तो नेचर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस या बायोडिग्रेडेशन या रिसाइकलिंग ऑफ द मैटर, बहुत सारे फेनोमेना इन्वॉल्व है, वो उसको एक इक्विलिब्रियम में ले आता। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे इंसान जब बिल्कुल न्यूड स्टेज में था, फिर आपके जो स्टोन एज में आया, फिर इंडस्ट्रियल स्टेज में आया, करते करते इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री बना ली कि इन्वायरमेंट के रिसोर्सेस का इस्तेमाल बहुत किया। हाँ, और जो उसने एग्जिट किया मटेरियल वो सब सिंथेटिक थे या जैसे भी, तो उनको डिग्रेड करने के लिए इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं थे। आप एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लीजिए, डीडीटी। जब डीडीटी की डिस्कवरी 90s की शुरुआत में हुई तो नोबेल प्राइज़ मिला उनको। हाँ, लेकिन फिर ये हुआ, उसकी धीरे धीरे करके नुकसानात का पता चलते चलते 1950s और 60s तक आ गया। फिर ये हुआ कि डीडीटी की वजह से जो है वो चिड़िया उस एरिया, साइलेंट वैली जो आपका जो है बुक जो आई, उसमें बाकायदा लिखा गया कि आसपास की सारी चिड़ियाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके जो शेल्स थे वो इतने फ्रेजाइल हो गए कि उसमें से चूज़े नहीं निकल रहे थे। हाँ, या वैसे ही उनकी टॉक्सिसिटी की, पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी की, ये एक पेस्टिसाइड है और किस नेचर का है, क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड है। जब क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड 3 जगह मौजूद होता है कार्बन के ऊपर तो बहुत ही टॉक्सिक माना जाता है। तो इसको बैन कर दिया अमेरिका ने। इंडिया में भी बैन है, लेकिन सिर्फ मेडिकल पर्पसेस से जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो पेस्टिसाइड की अवेयरनेस और उसका कंजम्पशन का रिडक्शन एक तरफ, दूसरी तरफ इसका अल्टरनेट ढूंढना, उसके ऊपर काम होने लगे। उस अल्टरनेट में क्या है, हमको बायो पेस्टिसाइड ढूंढना है, हमको बायो फर्टिलाइजर्स ढूंढने हैं। तो बायो पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में जो है आप कह सकते हैं, बीटी का नाम आजकल बहुत आप सुनते हैं, जिसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन जो है या तो डायरेक्ट आप इसको फेंक दीजिए इन्वायरमेंट में, वो कीड़ों को जब कीड़े आए वो करें, लेकिन इसकी एक लाइफ होती है। सिर्फ इन्वायरमेंट में 15-20 दिन तक ये रुकता है, और अगर वो कीड़ा नहीं आया तो सारे पैसे आपके बर्बाद। तो फिर ये किया गया कि उसके जीन्स को पौधों के जीन्स में डाल दिया जाए। हाँ, और फिर जब पौधा बड़ा हो तो उसके साथ वो पेस्टिसाइड को मारने वाली जीन्स भी एक्सप्रेस हो जाएं। तो हमारे इंडिया में बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब चीज़ें नाम आप सुनते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट दूसरी तरफ जो हैं उसको अपोज करते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी में इम्बैलेंस करेगा। खैर वो लंबी कहानी है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। हाँ मैडम, माहौलियात की ख़राबी से, आलूदगी से इंसानी ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहिक हैं और उस पर रोशनी डालिए हमारे नाज़रीन के लिए। इंसानी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के नहीं देख सकते हैं। हमारे सराउंडिंग में गैसेस भी हैं, हाँ, सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं और लिक्विड सब्सटेंसेस भी हैं,
और हमको हर पहलू को देखना पड़ता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, फोटोसिंथेसिस करती है और उससे खाना पौधे बनाते हैं, लेकिन जब उसकी एक्सेस होने लगी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से तो वो एक पोल्यूटेंट बन गई। कैसे पोल्यूटेंट बनी कि ये इन्वायरमेंट में एक ब्लैंकेट की तरह काम करने लगी और जो सोलर रेज आती हैं उनकी जो एनर्जी है फिर वो इससे वापस नहीं जा पाती, वो ट्रैप होने लगी, क्योंकि ज़्यादातर रेडिएशन वापस चले जाते हैं और जब वो इनकी वजह से ट्रैप हो जाती है तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेना होने लगा। अब चलते चलते आखिरी सवाल ये ले लें कि ये किताब जैसे माहौलियात पे गुफ्तगू हुई तो ये किताब कितनी माविन साबित होती है लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए, या कि दरअसल जानकारी की कमी भी बहुत बड़ी वजह है। जैसे तालीम के बाद गरीबी, तालीम की कमी, जानकारी की भी कमी, क्योंकि सही इस्तेमाल जो हमारी अशिया हैं माहौलियात में उनका सही और माकूल इस्तेमाल ज़रूरी है। हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जो चीज़ फेंकनी नहीं है उसे फेंक देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस किताब का क्या रोल है ये बता। जहाँ तक इस किताब का सवाल है जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं माहौलियात एक तारुफ, तो ये एक इंट्रोडक्शन ही है। हाँ, और मोहम्मद इसरारुल हक साहब ने बड़ी मेहनत से इसको लिखा है, लेकिन जहाँ पे इनको एनाटॉमिकल फिगर्स देनी थी एडेप्टेशन में जैसे वो नहीं दे पाए। हाँ, या तो बच्चों के लेवल के हिसाब से नहीं दे पाए या जो भी है, लेकिन साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर फिगर्स की अपनी बहुत अहमियत होती है और जो उन्होंने फिगर्स दी हैं वो जनरलाइज टाइप की, उनकी वहाँ पे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करके जो है वो रिएक्ट करना होता है, लेकिन किताब उनका जो एफर्ट है वो काबिल तारीफ़ है और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसमें हम उर्दू की किताब माहौलियात एक तारुफ पर गुफ्तगू कर रहे थे, और अब हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिसमें हम हिंदी की एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन, प्रोग्राम किताब कायनात के दूसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुस्तहसन रिजवी। आप जानते हैं कि इस हिस्से में हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे। आज जिस किताब पर हम बात करेंगे वो किताब है मेरे गांधी। ये किताब नारायण देसाई साहब की अंग्रेज़ी में है, जिसका राजेंद्र राजन साहब ने हिंदी में अनुवाद किया है, तर्जुमा किया है। महात्मा गांधी की शख्सियत और उनके अफ़कार, उनकी ज़िंदगी के अहवाल, यही सब कुछ हैं इस किताब में। और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अर्चना त्रिपाठी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जेसस एंड मेरी कॉलेज में बरसों से तदरीसी खिदमात अंजाम दे रही हैं। खैर मकदम है मैडम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। किताब पर गुफ्तगू की शुरुआत इससे कि महात्मा गांधी की ज़िंदगी पर ये जो संस्मरण है इसमें उनकी जीवनी से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति, हमारा शिक्षक, इस तरह के अध्याय हैं इसमें। तो गांधी जी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली हमारे नाजरीन के लिए। जी, हम सभी गांधी से भी परिचित हैं, खूब परिचित हैं, और नारायण देसाई से भी परिचित हैं। नारायण देसाई का आप लोगों ने पढ़ा होगा, अग्निकुंड में खिला गुलाब। वो जीवनी थी गांधी की जो उन्होंने लिखी और बहुत ही प्रामाणिक जीवनी मानी गई, क्योंकि उसमें तथ्यों को कहीं भी वकालत नहीं की उन्होंने। यह किताब अंग्रेजी में चूँकि लिखी गई थी, माई गांधी, जिसका हिंदी अनुवाद राजेंद्र राजन ने किया है, जैसा कि आपने बताया। तो ये जीवनी तो नहीं है, लेकिन जीवन के संस्मरणों की शैली में, संस्मरणात्मक ढंग से इस किताब को उन्होंने लिखा है और लगभग 20 अध्याय में इसे
बांट करके उन्होंने लिखा है, जिसमें गांधी का एक मुकम्मल चित्र उभर करके आता है। यानी कि गांधी को यदि संपूर्णता में समझना हो, जानना हो, तो यह किताब बहुत ही उपयोगी है, इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में, और सबसे बड़ी बात है कि नारायण देसाई, जैसा कि यदि आपने पढ़ा होगा या उनका नाम सुना होगा, तो उनके पिता गांधी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में वहाँ कार्य करते थे। और नारायण जी को 7 साल की अवस्था से ही उस सेवा आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त था। तो गांधी को बहुत ही निकट से उन्होंने अनुभव किया, जो कुछ उन्होंने देखा, समझा। यानी कि इस किताब में अनुभूति अधिक है कि जैसा मैंने गांधी को देखा। तो ये एक प्रामाणिकता और तथ्य की बातें करती हैं। तो सबसे पहले हम उनके व्यक्तित्व के पहलू पर बात करेंगे, क्योंकि आरंभ के लगभग 20 अध्यायों में मैंने बताया, और आरंभ के 3 अध्याय जो हैं वो गांधी के व्यक्तित्व का एक रेखा चित्र हमारे सामने खींचते हैं। यानी कि बालपन में बच्चों के लिए भी गांधी बेहद प्रिय थे, बापू। नारायण देसाई इसमें बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि गांधी बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व नहीं था, न ही बहुत अच्छे प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या था जो गांधी को बड़ा ही नहीं, श्रेष्ठ भी बनाता है? तो प्रखर वक्ता न होते हुए गांधी एक बहुत ही धैर्यवान श्रोता के रूप में थे। उनसे मिलने वाले जो लोग भी आश्रम में आते थे, आश्रम का नियम होता था कि जो भी मिलने आने वाला व्यक्ति होता था उससे कहा जाता था कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें और समय का सदुपयोग करें, बहुत अधिक समय न लें। लेकिन वे लोग बहुत संतुष्ट होकर के उतनी संक्षेप में भी बातचीत करके गांधी से बहुत संतुष्ट होकर के जाते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व में कौन सा चुंबकीय आकर्षण था कि कम समय में भी लोगों को संतुष्ट कर देते थे गांधी? तो ये बताते हैं कि बहुत ही अच्छे श्रोता थे गांधी। यानी कि यदि हम किसी की बात को बहुत ही धैर्य के साथ सुने तो वह सुनना एक विश्वास पैदा करता है मनुष्य के भीतर। तो आने वाले, और दूसरी बात जो गांधी के व्यक्तित्व में थी, वो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य होने की गरिमा की तरह देखते थे कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं था उनके लिए। यानी कि एक मानवीय गरिमा के साथ वो किसी भी व्यक्ति से मिलते थे। अपने विचारों को कभी उन्होंने किसी पर थोपा नहीं, न तो आश्रम वासियों पर थोपा। उन्होंने कुछ नियम अवश्य बनाए थे, लेकिन वे उन नियमों को कठोरता से अपने जीवन में उन्होंने पालन किया उसका। यानी कि मन, वचन और कर्म की एकात्मकता, यह गांधी की विशेषता थी। गांधी ने जो आज़ादी की लड़ाई जिसको कहते हैं, उसमें जो उनका आंदोलन था, उसमें जो उनके दर्शन है, जो उनके विचार हैं, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ साथ साथ चलते हैं? हाँ, स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के एक और बात मैं साफ साफ कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं था कि आज़ादी गांधी के द्वारा हुई। देश को आज़ादी गांधी ने नहीं दिलाई, लेकिन गांधी ने आज़ादी दिलाने के लिए जो मजबूत 2 हथियार दिए, वे सत्य और अहिंसा, ये 2 मजबूत हथियार थे। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेज बहुत वर्चस्वशाली थे, जो औपनिवेशिक सत्ता थी उससे हम हथियारों से नहीं लड़ सकते थे। जनता के पास कुछ नहीं था, हमारी भारतीय जनता हताश और निराश थी। तो सबसे जरूरी था उन्हें आत्मविश्वास पैदा करना, आत्मबल देना, आत्मचेतना जागृत करना। यह काम गांधी ने किया। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह हमारे मनुष्य के भीतर की सोई हुई अंतश्चेतना को जागृत करना है, जिससे हमारे भीतर एक नैतिकता का विकास तो होगा ही, एक दृढ़ता भी आएगी। गांधी जिद्दी नहीं बनाना चाहते थे। जिद का नाम गांधी नहीं है, गांधी एक दृढ़ता का नाम है। उनके साथ यदि भेदभाव हुआ, चाहे वे दक्षिण अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, या उन्हें रंग भेद को लेकर के जो अपमान सहन करना पड़ा, तो एक पल के लिए गांधी को लगा कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन उनके भीतर उन्होंने अपनी अंतश्चेतना की आवाज़ सुनी, और फिर वहीं से उन्होंने एक शब्द आया उनके भीतर, सत्याग्रह। यानी कि हमें दृढ़ होकर के गलत नहीं करना है,
हमें जैसे तिलक के साथ उनका जो सामंजस्य था, जो विचारधारा थी या विचार थे, तो तिलक का मानना था कि सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा करे उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए। गांधी कहते हैं कि यदि इस संसार में आँख के बदले हम आँख लेना शुरू कर दें तो संपूर्ण विश्व अंधा हो जाएगा। इस किताब की आज के युग में, अभी इस दौर में, इस किताब के महत्व पर रोशनी डालिए और इस किताब की अहमियत पर कि कितनी ज़रूरी है किताब पढ़ना। और आज के दौर में गांधी बहुत प्रासंगिक हैं, बने हुए हैं। प्रासंगिक इन अर्थों में है कि जैसे मैंने बताया कि गांधी का एक विजन था, एक स्वप्न था, जो आज़ादी के बाद का भारत का स्वप्न था, और उस स्वप्न को साकार करने में आप देखिए कितना वक्त गुजर गया। अब जा कर के उस पर बात हो रही है, या अभी जैसे विकसित भारत का जो एजेंडा है हमारा, वह क्या है? वह गांधी का स्वप्न ही है जो साकार हो रहा है, जिसमें हम स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या गांवों को विकसित करने के क्षेत्र में हो। तो स्किल्स आप देखिए, जो नई शिक्षा पद्धति अभी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब लागू हुई है, उसमें गांधी का ही दर्शन है। गांधी जिस शिक्षा की बात कर रहे थे, भाषाओं को देख करके कि भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, दूसरा ये कि कैसे स्वावलंबी शिक्षा प्रदान की जाए, तीसरा उनका मानना था कि शिक्षा सदैव प्रकृति परक होनी चाहिए, यानी कि प्रकृति के बीच में रह करके, साहचर्य में रह करके विद्यार्थियों को सीखने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। उसका एक और उदाहरण मैं दूंगी, श्रम जीवी होना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को श्रमशील होना चाहिए, यानी कि श्रम को एक बड़े मूल्य के रूप में लेकर के गांधी आते हैं। और इसीलिए आप एक उदाहरण मैं दूंगी कि शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर जब शांति निकेतन की स्थापना करते हैं तो वहाँ गांधी जाते हैं और गांधी देखते हैं कि वहाँ तो नौकर चाकर सारे काम कर रहे हैं, भोजन बनाने से लेकर के सफाई करने तक का काम। तो गांधी उसको बदलते हैं, गांधी स्वयं जाकर के श्रम करते हैं और दूसरों को एक शिक्षा दे करके आते हैं कि हमें यदि स्वावलंबी बनना है, विद्यार्थियों को स्वावलंबन सिखाना है, तो उन्हें श्रम के मूल्य को महत्व दिया जाना चाहिए। और वो शांति निकेतन श्रम निकेतन बन जाता है। तो आज के समय में भी जैसे मैंने कहा कि हम छोटे छोटे उद्योग को महत्व देने की बात कर रहे हैं, कि भारतीय लघु या कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, या कैसे स्वच्छता को भारत सरकार ने एक बड़े मिशन के रूप में देखा। आज के समय में कार्य हो रहा है शौचालयों का निर्माण, यह गांधी का स्वप्न था कि गांधी गांवों को विकसित करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे देश की आबादी गांव में ही रहती है और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक हमारा देश नहीं बदल सकता है। तो यह एक बड़ा स्वप्न था गांधी का, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। और उस दौर में जब गांधी संघर्ष कर रहे थे तो इन कार्यों को वो स्वावलंबन के रूप में देख रहे थे। रचनात्मक कार्यक्रम थे उनके कि आश्रम में ये सब कार्य करना है। गांधी स्वयं आप देखिए कि टॉयलेट की सफाई कर रहे थे, तो दूसरे भी प्रेरित होंगे कि वह काम बहुत ही निम्न कोटि का काम नहीं है। गांधी के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। इसीलिए शायद उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी हमारा उपदेश है। हाँ, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। बिल्कुल, और बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है, बहुत संस्मरणात्मक। दूसरा, मैं चूँकि अनुवाद है तो मैं थोड़ा सा इसके भाषा पर बात करूँगी कि कई बार मुझे लगा कि कोई शब्द यदि कहीं मैं अटकूंगी तो शायद अंग्रेजी वाली किताब में देखूंगी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई उस किताब को, क्योंकि मैं कहीं अटकी ही नहीं किसी शब्द को लेकर के। तो इतनी सहज भाषा है इसकी, जो अनुवाद की भाषा है, इतनी प्रवाहमय भाषा है कि हम इसमें डूब गए और पूरी तरह से। तो बहुत अच्छी किताब है, इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। तो मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और इतनी बेशकीमती और इल्मी गुफ्तगू महात्मा गांधी के हवाले से हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम किताब मेरे गांधी पर बातचीत कर रहे थे।
इसके साथ ही अब हम चलेंगे प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में, जिसमें हम फ़िराक़ गोरखपुरी की शख्सियत और उनकी शायरी के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फ़िराक़ गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय और फ़िराक़ तखल्लुस था। 8 अगस्त 1896 में तहसील बांस गांव, ज़िला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। फ़िराक़ के वालिद गोरख प्रसाद भी शायर थे और इबरत तखल्लुस करते थे। फ़िराक़ आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में एमए करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के लेक्चरर मुकर्रर हुए। फ़िराक़ गोरखपुरी ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर भी रहे। इनकी इल्मियत और शायरी के एतराफ़ में हुकूमत ने इन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा। वो साहित्य अकेडमी के फेलो बनाए गए। पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी इन्हें सरफराज किया गया। इनकी मशहूर किताब गुले नगमा के लिए इन्हें अदब के बहुत बड़े एजाज़ ज्ञानपीठ से नवाजा गया। फ़िराक़ को 1981 में गालिब अवार्ड भी मिला। 3 मार्च 1982 को हरकत क़ल्ब बंद होने से फ़िराक़ की वफ़ात हुई। फ़िराक़ के शेरी मजमू में गुले नगमा, रम्ज़ व किनायात, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, शोला साज, नगमा नुमा, पिछली रात, रूप रंग व नूर, रूह कायनात, गुले राना, मिसाल, बज़्म ज़िंदगी और रंगे शायरी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फ़कीर इसी सिलसिले के हैं। फ़िराक़ की शायरी में सोज़ो गुदाज है, नाजुक ख्याली है, नुदरत है। हुस्न इश्क को ज़ाती तजर्बात और नफ्सियात के पैराए में देखने का हुनर है। गम हयात और तासुफ़ का इजहार इस सलीक़े से है कि कारी पर कलाम में फ़ना होने की कैफियत पैदा हो जाए। फ़िराक़ के कलाम में मानवियत के साथ बला की तासीर है। उनके ख्याल का अछूतापन, मवाद और मानी को पकड़े रखना और मौजू पर खुसूसी तवज्जो है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से फ़िराक़ एक अजीम और मिसाली शायर हैं। बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम किताब कायनात का ये शुमारा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप अपने ख़यालात और तासुरात हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। और इसके साथ ही मुझे मुस्तहसन रिज़वी और किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत वर्मा और आप देखते रहिए अजीम फनकारों की ज़िंदगी पर